नमस्कार, मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई है। इस एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना था, 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करना था, वो उन्होंने नहीं किया है। बकायदा ये बात क्लियर है कि इसके कारण उन्हें उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए। इस एप्लीकेशन में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है, जो कि मैं आपको एप्लीकेशन के जरिए बताती हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि 4 तारीख को जो एसबीआई ने एप्लीकेशन लगाया है कि वो समय चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड से डिटेल्स जो परचेजर है उनके नाम इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करने के लिए, और वो समय भी कम से कम 3 महीने का समय चाह रही है, यानी कि 30 जून तक सबमिट कर पाएगी। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, एसबीआई के एप्लीकेशन में, जो पिटिशन में पिटिशनर ने कहा है कि ये बकायदा उनका एसबीआई का एक तरीका है कि ये पूरा जो मैटर है वो डिले किया जाए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 फरवरी को कहा था कि 3 हफ्तों में ये डिटेल्स हैंड ओवर करें, तो उन्होंने 17 दिन क्यों लगा दिए ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कि उनको 30 जून तक का समय चाहिए। तो ये एक पहला कारण उन्होंने ये बताया है। दूसरा ये बताया है कि ये जो एफिडेविट एसबीआई ने फाइल की है वो फाइल किया है किसी लो लेवल फंक्शनरी ऑफ एसबीआई, यानी कि चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई जो जिनको ये एप्लीकेशन या एफिडेविट फाइल करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया है। तो उन्होंने क्या है, ये भी बकायदा एक तरह की चीज को दिखाती कि कितना सीरियसली वो एसबीआई ले रही है इस मैटर को। तीसरा उन्होंने ये बोला है कि एसबीआई को समय की जरूरत क्यों है, क्यों क्यों वो समय चाहती, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचने के वक्त प्रॉपर केवाईसी होता है, यानी कि नो योर कस्टमर, यानी कि आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारे डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचते वक्त एसबीआई कलेक्ट करती है। तो बकायदा उनके पास सारा डेटा एक मेंटेन्ड है। और आपको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी पीरियड होती है 15 दिन की, यानी कि अगर 1 मार्च को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो 15 मार्च तक उसको रिडीम करना ही होगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा और जो भी पैसा है वो पैसा पीएम केयर्स फंड में चला जाएगा, ना कि वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। तो बकायदा ये चीज फॉलो करना जरूरी है, और वो रियल टाइम आपका एक तरह से पूरा स्कीम इसी तरह बनाया गया था कि 15 दिन के अंदर बॉन्ड्स को बेचना और रिडीम करने का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने मेंशन किया है पिटिशन में कि ये जब 15 दिन का प्रोसेस है तो ये बकायदा उनके पास सारी डिटेल, सारे दस्तावेज रिकॉर्ड में मेंटेन होंगे। इसके अलावा पिटिशन में उन्होंने ये भी बताया है कि पूरा मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ आपको पिटिशन में जो अंग्रेजी में है। Union of India, in its affidavit dated 15th March, stated that the scheme is building a transparent system of acquiring bonds with validated KYC and on audit trail. इससे बकायदा ये क्लियर हो रहा है कि ना सिर्फ वो केवाईसी इकट्ठा कर रहे हैं सारे परचेजर का, बल्कि एक प्रॉपर ऑडिट ट्रेल भी बनाया जा रहा है, यानी कि जो डोनर का सारा डिटेल्स एसबीआई के रिकॉर्ड में बकायदा मेंटेन्ड है। तो इसके कारण फर्दर जो इस एप्लीकेशन में इन्होंने पिटिशनर ने कहा है कि जब ये पूरा डेटा, ऑडिट ट्रेल और सारी केवाईसी इनके पास मौजूद है, तो आखिर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है डेटा को कोलेट करने के लिए, यानी कि एक जगह इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर कंप्लीटली ट्रेसेबल, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसको पूरी डिटेल्स में समझाया कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्या है। आप वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देखिएगा। ये मेरी ही स्टोरी थी जिसमें ये क्लियर हुआ था कि हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड में एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि यूनिक है, और उससे ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसको बेचा गया। अगर मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो मेरे नाम के साथ साथ वो रिकॉर्ड में एसबीआई ये भी लिखेगी कि पूनम अग्रवाल ने इतने अमाउंट का
इलेक्टोरल बॉन्ड और खरीदा है और उसका यूनिक नंबर ये है, यानी कि एक यूनिक नंबर से वो पूरा डेटा पुल आउट कर सकते हैं एसबीआई। तो बकायदा अगर उनके पास यूनिक नंबर है, ऑडिट ट्रेल मौजूद है, तो इतना समय क्यों लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सॉफ्टवेयर, ये अंग्रेजी में मैं फिर से पढ़ दे, एज पर एक्सपर्ट्स ऑन द सेट सॉफ्टवेयर, since each electoral bond has a unique number, a simply query on the database a simple query on the database can generate a report in a particular format which does not require any manual verification. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास यूनिक नंबर है और वो नंबर आप एक सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, तो आपका पूरा डेटा, यानी कि परचेजर का नाम, कितने का बॉन्ड खरीदा, कितने तारीख को खरीदा, ये पूरा डेटा आपका पुल आउट किया जा सकता है। उसके लिए आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस इन्होंने पिटिशन में एक बकायदा समझाया है कोर्ट को, और कोर्ट को ये भी कहा है कि जब ये प्रोसेस इतना सिंपल है तो इतना समय क्यों लग रहा है, और एसबीआई को इस पे तुरंत आपको तुरंत ये चीज हैंडओवर करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर वोटर्स के राइट के ऊपर भी कहा है कि फिर से मैं ये एप्लीकेशन से ही पढ़ दे रही हूँ। It is mandatory that SBI furnishes all information relating to electoral bond within stipulated time frame given by the Honorable Court, as voters will not be able to exercise their informed opinion properly during Lok Sabha elections 2024 if complete information about electoral bonds is not shared with them. Any form of anonymity in the political party's finances goes against the essence of participatory democracy and people's right to know, enshrined under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. इसमें ये क्लियरली कह रहे हैं कि एज अ वोटर, यानी कि मैं, आप, जनता, इंडियन सिटीजन, इनका हक है ये जानने का कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनेशन किसने किया, कॉर्पोरेट्स हो चाहे इंडिविजुअल हो, किस पार्टी को कितना डोनेशन गया, ये सारी डिटेल्स हमारे पास यानी कि जनता के पास अवेलेबल होना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरफ किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है इस बार इसको जानना कि पॉलिटिकल फंडिंग किस तरह से हुई, और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। और ये चीज इलेक्शंस शुरू होने से पहले होना चाहिए, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस की शुरुआत होने से पहले जनता को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि ये जरूरी है कि ये सारा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द आए और एसबीआई को इतना समय ना दिया जाए। एप्लीकेशन में पिटिशनर ने ये भी कहा है कि अंत में ये कहा है कि therefore it is submitted that the SBI has willfully and deliberately disobeyed the judgment passed by the Constitution bench of this honorable court, and the same not only negates the right to information of the citizen but also willfully undermines the authority of this honorable court. उसमें प्रेयर के सेक्शन में उन्होंने ये कहा है कि इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एलिज्ड कंटेम्नर herein for willful disobedience with the judgment dated 15th February 2024। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाए जिन्होंने भी कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, अब ये एप्लीकेशन कंटेम्प्ट पिटिशन जो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में आज लगाया है, इस पे सुनवाई होगी। वकीलों का कहना है कि ये मैटर शायद मंडे को, यानी कि आज से 3 दिन के बाद कोर्ट में आएगा, और फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या एसबीआई को और समय मिलना चाहिए एक्सटेंशन का, यानी कि 30 जून तक का समय उन्हें मिलना चाहिए सारी डिटेल्स लोगों के साथ शेयर करना, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक डोमेन में डालेगी अपनी वेबसाइट के थ्रू, या उन्हें तुरंत ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके और लोकसभा इलेक्शंस के शुरू होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर कर देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि जनता को